हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12th बायोलॉजी स्टूडेंट हैं और 2025 की बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको जो चीज़ बताने वाला हूँ पूरे यूट्यूब पर आपको कोई भी नहीं बता रहा है। जहाँ तक मुझे पता है, जो चीज़ें मैं यहाँ पर आपको करवा रहा हूँ ना, पूरे यूट्यूब पर आपको ये चीज़ें कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेंगी। अगर कहीं पर भी देखने को मिल जाए तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। इसीलिए आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। 2-3 मिनट आप मेरे साथ जुड़े रहो ना, सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करा दूंगा। उसके बाद फिर आप लोग वीडियो को देख लेना, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग आज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करें इसमें क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब से आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, चाहे आपके वो बहुविकल्पी प्रश्न हो, चाहे आपके वो अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो, चाहे आपके वो लघु उत्तरीय प्रश्न हो, चाहे वो आपके हो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, हर एक टाइप के प्रश्न यहाँ पर आपको करवाए जाने क्लास 12 की बायोलॉजी के लिए। और यदि जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, सभी प्रश्नों को यदि आप लोग अच्छे तरह तैयार कर लेते हो तो आपको अपनी क्लास 12 की बायोलॉजी में 70 में 70 नंबर लाने से कोई भी रोक नहीं सकता है। क्योंकि सबसे पहले हम लोगों ने जो सीरीज स्टार्ट की थी, हम लोगों ने क्लास 12 की बायोलॉजी की पूरी किताब में आपके जितने भी इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न बन सकते हैं 2025 की बोर्ड परीक्षा में, वो सारे के सारे प्रश्न करवा दिए। लगभग आपके 80 से 85 प्रश्न थे। उसके बाद में फिर आपकी क्लास 12 की बायोलॉजी की पूरी किताब में आपके जितने भी इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न 2025 की बोर्ड परीक्षा में बन सकते हैं, उन सारे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को भी करवा दिया है, क्वेश्चन भी करवाया है और साथ ही में उसका आंसर भी करवाया है। ठीक है, तो इसीलिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा इन चीजों के लिए। ठीक है, फिर आगे हम लोग एक और नई सीरीज लेकर के आ गए हैं। क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब में आपके जितने भी इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, इनकी सीरीज को भी स्टार्ट कर दिया है। इसमें ऑलरेडी हम लोग एक लेक्चर ले चुके हैं। आज का वीडियो आपका लेक्चर नंबर 2 रहने वाला है। और जैसे ही हमारा लघु उत्तरीय का टॉपिक समाप्त होगा ना, उसके बाद में फिर हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की सीरीज को स्टार्ट कर देंगे। और जैसे ही आप लोग इन चारों सीरीज को अच्छे तरह से फॉलो कर लोगे ना, आपको अपनी क्लास 12 की बायोलॉजी में 70 में 70 नंबर लाने से कोई भी रोक नहीं सकता है। तो यहाँ पर 2 सीरीज ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, बहुविकल्पी प्रश्न की, अति लघु उत्तरीय प्रश्न की। यदि आप लोगों ने सीरीज को नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के वहां से चेक कर सकते हो। और जो आपकी लघु उत्तरीय प्रश्न की सीरीज जो स्टार्ट हो चुकी है, उसको भी आप लोग देख सकते हो। आज आपका लेक्चर नंबर 2 रहने वाला है। तो इसीलिए आप वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो। मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा कंटेंट आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं पर भी नहीं मिलने वाला है। ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ करके चलना है। तो इसीलिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में आप लोग हमारे चैनल को अच्छे तरीके से नोट करके याद कर लीजिए, क्योंकि ये आपका चैनल जो आपका रहने वाला ड्रीमलाइट एजुकेशन चैनल, ये आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। तो इसीलिए आप वीडियो को जल्दी से लाइक करो, वीडियो को शेयर कर दो, ताकि अधिक लोग आ जाएं। मुझे जितना मैं कह सकते हैं आप लोग के लिए जितना मैं कर रहा हूँ, उसके मुताबिक मुझे आप लोग का सपोर्ट देखने को नहीं मिल रहा है। तो मैं उम्मीद करूँ कि आप लोग इस वीडियो को सपोर्ट दिखाएंगे और साथ ही में जितने भी लोग आपके साथ में पढ़ते हैं, जितने भी आपके क्लासमेट हैं, सभी के पास ये वीडियो शेयर कर दी, ताकि अधिक से अधिक लोग आ जाएं। फिर मैं आपको और भी ज़्यादा जोरदार कह सकते हैं एकदम खतरनाक वाला कंटेंट आपको दूंगा, जिससे आप अपनी क्लास 12 की बायोलॉजी के साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश सभी सब्जेक्ट में बहुत ही अच्छा स्कोर लेकर के आओगे अपनी बोर्ड परीक्षा 2025 में। तो ये सारी चीज़ आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब से आपके जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा में 2 और 3 नंबर के लिए आते हैं, इन प्रश्नों को हम लोग कर रहे थे। तो इसमें आपका जो पार्ट नंबर 2 में जो क्वेश्चन करने वाले, उसको आइए हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। ये सारे प्रश्न हम लोग पिछली वीडियोस में कर चुके हैं। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग देख सकते हो। तो चलिए अब हम लोग अगले पेज पर बढ़ जाते हैं और आज के जो हमारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उनको देखना शुरू करते हैं। तो इस पेज को यहाँ पर मैं हटा देता हूँ। तो आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पहला जो आपका है इसमें कि लघु बीजाणु जनन और साथ ही में गुरु बीजाणु जनन में अंतर स्पष्ट कीजिए। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका ये होता है कि लघु बीजाणु जनन क्या होता है और साथ ही में आपका गुरु बीजाणु जनन क्या होता है। अब ये क्वेश्चन आपका इसलिए भी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये क्वेश्चन आपका अति लघु में भी आ सकता है और आपका लघु उत्तरीय में भी आ सकता है। अति लघु में आएगा तो केवल लघु बीजाणु जनन पूछ लेगा या फिर केवल गुरु बीजाणु जनन पूछ लेगा, लेकिन जब लघु में आएगा तो आपका ये दोनों एक साथ में आ सकते हैं, यानी कि लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन में अंतर स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में आ सकता है। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगा दो इस प्रकार से, इधर आप लोग लगा दोगे लघु बीजाणु जनन, इधर लगा दोगे आप लोग गुरु बीजाणु जनन। फिर लिखना स्टार्ट करोगे आप लोग। सबसे पहला पॉइंट आप बताओगे लघु बीजाणु जनन में कि यह जो आपकी क्रिया होती है, लघु बीजाणु जनन की जो क्रिया होती है वह आपकी पुंकेसर के परागकोश में होती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पुंकेसर में आपके 2 पार्ट होते हैं, एक आपका होता है क्या परागकोश होता है, दूसरा आपका होता है डंठल तंतु। तो जो आपका लघु बीजाणु जनन की जो प्रक्रिया होती है वो पुंकेसर के परागकोश में होती है। अब इसको और डिटेल में समझना चाहोगे तो परागकोश को भी खोल दो, तो परागकोश के अंदर आपका लघु बीजाणु धानी आ जाएगी, उसके अंदर होती है। तो इस प्रकार से आपको ये समझना है।
सिंपल सी भाषा में कि जो लघु विजाणुजनन की जो प्रक्रिया होती है वो आपकी पुंकेसर के परागकोश में होती है। दूसरा पॉइंट यानी कि आप लोग यहाँ पर देखोगे गुरु विजाणुजनन के बारे में, तो आप बताएंगे कि जो आपका जो गुरु विजाणुजनन होता है यह क्रिया आपके बीजांड के अंदर होती है। अब यहाँ पर आपको समझना ये है कि ये आपका जो लघु विजाणुजनन होता है इसके अंतर्गत आपका नर युग्मक का निर्माण होता है और गुरु विजाणुजनन के अंतर्गत आपका मादा युग्मक का निर्माण होता है। तो आपका लघु विजाणु की जो प्रक्रिया होगी वो आपकी होगी पुंकेसर के परागकोश में और गुरु विजाणुजनन की जो प्रक्रिया होगी आपकी बीजांड के अंदर होती है। तो इस प्रकार से एक एक पॉइंट क्लियर हो गए। इसमें आपका अगला पॉइंट हो जाता है कि इसमें परागकण बनते हैं, यानी कि जो लघु विजाणुजनन होता है इसमें परागकण या फिर लघु विजाणु का निर्माण होता है। वहीं पर यदि हम लोग बात करेंगे गुरु विजाणुजनन में, तो इसमें आपका गुरु विजाणु या फिर आप बोल सकते हो भ्रूणकोश बनते हैं। तो इस प्रकार से दो पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट आप बताएंगे कि जो आपका लघु विजाणुजनन की जो प्रक्रिया होती है इसमें आपके 4 लघु विजाणु प्राप्त होते हैं और गुरु विजाणुजनन की जो प्रक्रिया होती है इसमें भी आपके 4 ही प्राप्त होते हैं, लेकिन 3 तुरंत ही नष्ट हो जाते हैं। केवल एक ही आपका क्रियात्मक गुरु विजाणु प्राप्त होता है। तो इसलिए आप यहाँ बता सकते हैं कि इसमें केवल एक आपका क्रियात्मक गुरु विजाणु प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो पहला क्वेश्चन अभी तक हमने इसमें बताया है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए अच्छे तरीके से, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और साथ ही में यदि आपको इस प्रकार से नोट्स वगैरह चाहिए तो आप लोग हमारा टॉपर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका चार्ज 499 रखा गया है, जिसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट के नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिए जाते हैं। जिसको भी ज्वाइन करना होगा स्क्रीन पर दिए गए नंबर, इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, वहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। जिसको भी ज्वाइन करना होगा वही लोग मैसेज करेंगे। नंबर हो जाता है 979394 इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करोगे ना, सारी जानकारी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें हो जाता है कि भ्रूणकोश तथा भ्रूणपोष में अंतर स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ पर बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भ्रूणकोश और भ्रूणपोष एक होता है क्या? नहीं, ये चीज़ एक नहीं होती है, ये दोनों अलग अलग टॉपिक हैं। और भ्रूणकोश तथा भ्रूणपोष में क्या अंतर होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसको आप समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर अगर नहीं समझोगे तो फिर आप लोग एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओगे कि भ्रूणकोश क्या होता है और भ्रूणपोष क्या होता है। तो आइए समझते हैं भ्रूणकोश क्या होगा और भ्रूणपोष क्या होगा। सबसे पहले आप लोग इस प्रकार से हेडिंग लगा दोगे, इधर साइड आप लोग भ्रूणकोश का, इधर साइड आप लोग भ्रूणपोष का, इस प्रकार से हेडिंग लगा दोगे। उसके बाद में फिर आप लोग लिखोगे सबसे पहले भ्रूणकोश में। जो भ्रूणकोश होता है आपका, यह आपका अगुणित होता है, यानी कि एन होता है। वहीं पर यदि हम लोग भ्रूणपोष की बात करेंगे तो यह आपका त्रिगुणित होता है, जो कि आपका 3n होता है, यानी कि इसमें केंद्रक आपके 3 केंद्रक पाए जाते हैं। इसी वजह से आपका त्रिगुणित यानी कि 3n होता है। सबसे पहले आपको समझना है कि ये बनता कैसे, ये चीज़ मैं आपको बता दूं। भ्रूणपोष जो आपका बनता है वो आप लोग जानते हैं कि जब आपका नरयुग्मक आता है तो 2 नरयुग्मक आते हैं। एक आपका होता है मादा युग्मक के साथ में जाकर के संयोजन कर लेता है, और दूसरा नरयुग्मक जो आपका होता है वो भ्रूणकोश के अंदर एक कोशिका होती है, द्वितीयक ध्रुवीय कोशिका। इसमें पहले से 2 केंद्रक होते हैं, उसके साथ में जब दूसरा नरयुग्मक जाकर के आपका संयोजन कर लेगा तो फिर आपका भ्रूणपोष का निर्माण होगा, इससे जो कि आपका त्रिगुणित यानी कि 3n होता है। तो इस प्रकार से आपको ये समझ में आ गया होगा। दूसरा पॉइंट आपका भ्रूणकोश में हो जाएगा कि इसका जो विकास होता है वो क्रियाशील गुरु विजाणु मात्र कोशिका से होता है, यानी कि जो आपका भ्रूणकोश का विकास होता है यह आपका क्रियाशील गुरु विजाणु मात्र कोशिका से होता है। और जो भ्रूणपोष का विकास होता है इसका विकास आप बोल सकते हो प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका से होता है। तो इस प्रकार से 2 पॉइंट हो गए हैं। तीसरा पॉइंट आप इसमें बताएंगे कि आप भ्रूणकोश में कि यह भ्रूण के विकास में सहायक है, यानी कि जो भ्रूणकोश होता है आपका भ्रूण के विकास में सहायक होता है। वहीं पर जो भ्रूणपोष होता है आपका भ्रूण के पोषण में सहायक होता है, जो कि आपका भ्रूण के पोषण को प्रदान करने का कार्य करता है, यानी कि भ्रूण को पोषण यानी कि भोजन प्राप्त कराता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका 3 पॉइंट हो गए। भ्रूणकोश में आपका चौथा पॉइंट हो जाएगा कि इसमें भोजन संचित नहीं होता है भ्रूणकोश में, और जो भ्रूणपोष होता है इसमें आपका भोजन संचित होता है, क्योंकि यही आपका भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। इसीलिए आप याद रखेंगे जो भ्रूणपोष होता है उसमें भोजन संचित होता है। तो इस प्रकार से ये वाला जो क्वेश्चन था भी कंप्लीट हो गया, इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। और साथ ही में यदि आप लोगों ने अभी तो वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें हो जाता है कि परिपक्व परागकोश की अनुप्रस्थ काट का चित्र बनाओ। ये आपका एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका चित्र आप लोग अपने घर में अपने मतलब की कॉपी में इसको बना करके अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके जाना। 2 चित्र यहाँ पर मैंने इससे पहले भी, इसके पहला जो आपका लेक्चर था इसमें क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब से आपके इंपॉर्टेंट लघु प्रश्नों का, उसमें इससे पहले मैंने आपको एक डायग्राम बताया था जो कि आपका था बीजांड का, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और साथ ही में ये वाला चित्र भी और भी इंपॉर्टेंट होता है। और बाकी जो इंपॉर्टेंट डायग्राम होते हैं उसको हम लोग ऐसे ऐसे मतलब डेली जब पढ़ते जाएंगे तो फिर मैं आपको डेली बेसिस पे वो बताते चलूँगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको भी आपको प्रैक्टिस कर लेना अच्छे तरीके से। परिपक्व परागकोश की अनुप्रस्थ काट का चित्र जो कि आपका इस प्रकार से होता है, जिसमें आपकी 4 लघु विजाणुधानी होती है। इस प्रकार से आप लोग डायग्राम बनाएंगे तो 4 आपकी होगी, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, इस प्रकार से आपका होता है।
और वहाँ पर जो आपका लघु जनित हानि होता है परागकोश के अंदर, उसी के अंदर आपका परागकण का निर्माण होता है और जब ये परिपक्व हो जाता है पूरी तरीके से, तो ये आपका फट जाता है यहाँ से और फिर यहाँ से आपके परागकण बाहर निकल करके आ जाते हैं। ये आपका परागकोश होता है, यहाँ पर आपका संवहन फूल होता है, ये आपका जो बाहर की जो त्वचा होती है इसको हम लोग अधिचर्म बोलते हैं और ये आपका रंध्रक होता है। तो इस प्रकार से आपको ये समझ में आ गया होगा। इसको आप लोग अपने घर पे अपने पेज पर बना करके ट्राई कर लेना कई बार। अगर कोई दिक्कत होगी कमेंट करके बताइएगा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट पेज पर जो प्रश्न और बचे हुए हैं उनको देखते हैं हम लोग। इस पेज को मैं यहाँ पर हटा देता हूँ। तो अब हमारा इसमें अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है वो आपका हो जाता है कि भ्रूणपोष क्या है। अभी क्वेश्चन एक बार फिर से आ गया है भ्रूणपोष वाला, तो इसको आपको समझ लेना है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ये क्वेश्चन लघु के साथ साथ कभी कभी दीर्घ में भी बन सकता है आपका, कि भ्रूणपोष क्या है और उसके विभिन्न प्रकारों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो इसमें आप बताएंगे कि आवर्त बीजियों में भ्रूणपोष जो आपका होता है वो त्रिसंलयन के फलस्वरूप बनता है। इसी कारण ये आपका त्रिगुणित यानी कि टीडीएन होता है। भ्रूणपोष जो आपका होता है वृद्धि करते हुए भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है, क्योंकि मैं पहले भी आपको ये चीज़ क्लियर करा चुका हूँ। आगे आप इसमें बताएंगे कि आवर्तबीजी पादपों में विकास के आधार पर भ्रूणपोष जो आपका होता है वो कई प्रकार के होते हैं, जिनमें से आपका 3 प्रकार आपका मैं आपको बताऊंगा जो कि इंपॉर्टेंट है। पहला प्रकार आपका इसमें हो जाएगा केंद्रकीय भ्रूणपोष। तो केंद्रकीय भ्रूणपोष में आप बताएंगे कि इस प्रकार के भ्रूणपोष में प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक जो आपका होता है वो बार बार विभाजित होता है, लेकिन कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता। यानी कि केंद्रक जो आपका होगा वो बार बार विभाजित होगा, लेकिन कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होगा। इसको हम लोग बोलेंगे केंद्रकीय भ्रूणपोष। ठीक है, भ्रूणपोष इस प्रकार से आपको समझना है। दूसरा आपका इसमें हो जाता है कोशिकीय भ्रूणपोष। इसमें क्या होता है, इसमें आप बताएंगे कि इस प्रकार के भ्रूणपोष जो आपका होता है निर्माण में प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र के प्रत्येक विभाजन के पश्चात कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। यानी कि कोशिकीय भ्रूणपोष है तो इसमें आपका कोशिका भित्ति का निर्माण होगा। पहला वाला था आपका केंद्रकीय भ्रूणपोष, तो इसमें आपका केंद्रक का तो विभाजन होता है लेकिन कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होना है और साथ ही में यहाँ पर आपको समझ लेना है कि क्या क्या चीज़ें इसमें रहने वाली हैं। तो कोशिकीय भ्रूणपोष में आपका कोशिका भित्ति का निर्माण होता है, इसको ये हम लोग कोशिकीय भ्रूणपोष बोलते हैं। तीसरा आपका इसमें हो जाता है माध्यमिक भ्रूणपोष। तो इसमें आप बताएंगे कि यह केंद्रकीय व कोशिकीय जो भ्रूणपोष होता है इसके बीच की अवस्था होती है। इसमें भ्रूणपोष जो आपका होता है केंद्रक के प्रथम विभाजन के पश्चात कोशिका भित्ति का निर्माण होता है, परंतु इसके बाद मुक्त केंद्रक विभाजन पाया जाता है। माध्यमिक आपका भ्रूणपोष कहलाता है। तो इस प्रकार से भ्रूणपोष क्या होता है और साथ ही में उसके जो आपके 3 में इंपॉर्टेंट प्रकार हैं उसे भी मैंने आपको समझा दिया है। और साथ ही में यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और साथ ही में इस वीडियो में हम लोग को इतने ही लेक्चर करने थे, मतलब इतने ही क्वेश्चन करने थे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चन को करेंगे। तब तक आप लोग इन सारे प्रश्नों को आज के आज तैयार कर लीजिएगा और कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।